हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम एनटीपीसी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे। इसके कितने अंग हैं, सभी अंग के बारे में एक एक करके पूरे पॉइंट्स को जानेंगे। ये एनटीपीसी में पूछे जाने वाला सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पिछले जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम्स हुई है उससे सारे एग्जाम्स में राष्ट्र संघ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आया ही है। ये आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने एनटीपीसी की 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने चैनल पर अपलोड किया। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो, इस तरह की लेक्चर्स रेगुलर अपलोड करता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्र संघ के कितने अंग थे। तो राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। एक सेकेंड, क्योंकि मुझे सेलेक्ट कर लेने दीजिए पेन। हाँ, तो राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और सुरक्षा परिषद। तो कभी भी आपसे एक सवाल पूछा जाए कि राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, तो राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। तो अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। महासभा। महासभा क्या है, उसकी क्या कार्य क्षेत्र होती है, क्या क्या कार्य है, उसके बारे में जानेंगे। महासभा संयुक्त राष्ट्रीय संघ का महत्वपूर्ण अंग है। यह शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार के संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करता है। यानी महासभा शांति, सुरक्षा और मानव अधिकार से संबंधित पूरे विश्व के मामलों पर विचार विमर्श करता है। महासभा यूएनओ का अद्वितीय अंग है, यानी कहा जा सकता है महासभा ही यूएनओ है, क्योंकि वो उसका अद्वितीय अंग है, उससे वो अलग नहीं हो सकता, जिससे इसके सभी देशों का सदस्यता प्राप्त है। इसमें हर सदस्य राष्ट्र को केवल एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है। महासभा सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव, नए राज्यों के संघ में शामिल तथा संघ सदस्यों को संघ से बाहर निकालना, यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शांति, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव, यानी जितने भी अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव, और नए राज्यों का संघ में शामिल करना और संघ से सदस्यों को संघ से बाहर निकालना, ये महासभा का ही कार्य है। इसका निर्णय 2/3 बहुमत से की जाती है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न को छोड़कर अन्य सभी मामलों का निर्णय महासभा साधारण बहुमत से करती है। यानी साधारण बहुमत चाहिए किसी भी मामले के निर्णय तक पहुंचने के लिए। महासभा की वर्ष में एक बैठक जरूर होती है। आवश्यकता होने पर इसके अन्य बैठक भी बुलाई जाती है। महासभा मानव अधिकार, शांति, सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों पर विचार कर सकती है, पर यदि सुरक्षा परिषद किसी प्रश्न पर विचार कर रही हो तो महासभा उस पर विचार करने का अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब कि महासभा अगर किसी प्रश्न पर विचार कर रही है तो उस पर सुरक्षा परिषद विचार कर सकती है, लेकिन अगर सुरक्षा परिषद किसी प्रश्न पर या किसी सर्कमस्टांस या किसी भी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश कर रही है तो सुरक्षा परिषद के निर्णयों को महासभा कभी भी बाईपास नहीं कर सकती। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों का चुनाव या चुनौती करती है। महासभा यूएनओ के बजट पर विचार करती है और उस पर अपनी मंजूरी देती है। यानी महासभा यूएनओ के जो बजट आते हैं, वार्षिक बजट, उस पर विचार विमर्श कर सकती है, मंजूरी दे सकती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश का भी चुनाव महासभा के निर्णय से किया जाता है। आगे देखते हैं। सुरक्षा परिषद, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। इसके 5 अस्थायी सदस्य हैं। किसके?
सुरक्षा परिषद के। इसमें 10 राष्ट्र गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुने जाते हैं जो 2 वर्ष की अवधि के लिए होते हैं। यानी कहने का मतलब कि एक समय पे सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 10 गैर अस्थायी, 5 स्थायी सदस्य। 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन? चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन। और जो अस्थायी सदस्य या गैर अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्षों के लिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज नोट डाउन करते जा रहे होंगे आई होप। अगर आपने नहीं किया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिए जिनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद विवादीय राष्ट्रीय को वह मौका देती है कि वो आपस में बातचीत कर उस मामले को सुलझा ले। यानी सुरक्षा परिषद विवादीय राष्ट्रीय को, मतलब राष्ट्र के हित में अगर कोई विवादीय मामला है तो उसको ये अधिकार देती है कि आप खुद से उसे बात कर सुलझा सकते हैं। सुरक्षा परिषद आपराधिक राष्ट्र विरुद्ध सैनिक कार्रवाई भी कर सकता है। यानी किसी राष्ट्र के ऊपर अगर किसी को सैन्य शक्ति से उसे सैनिक कार्रवाई करनी है तो वो यूएनओ सुरक्षा परिषद के अंतर्गत आकर कर सकती है। जैसे कुछ दिन पहले अमेरिका पाकिस्तान पर करने वाला था। अगला देखते हैं, अगले स्लाइड में। नए राज्यों को यूएनओ का सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात महासभा उसे यूएनओ का सदस्य बना सकते हैं। सुरक्षा परिषद सभी अस्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त होती है। यानी जितने भी अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य कौन कौन है लास्ट स्लाइड में मैंने बताया, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस, इन सभी को वीटो पावर है। अब वीटो पावर क्या होता है? जिसे हम निषेधाधिकार ताकत भी कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान सदस्यों द्वारा वीटो पावर का इस्तेमाल होने के कारण सुरक्षा परिषद कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ थी। यानी जब शीत युद्ध हुई थी तो उस वक्त वीटो पावर का ही यूज करके सुरक्षा परिषद को कोई भी निर्णय नहीं लेने दिया गया था। ये बहुत बड़ा पावर होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या यूएनओ कोई काम कर रही है और अगर 5 सदस्य में से किसी भी एक सदस्य ने वीटो पावर का यूज किया और वो ये कहती है कि मैं इसे सहमत नहीं हूँ या मैं इसे सहमत नहीं हूँ, तो वो कार्य वहीं पर रोक दी जाती है। तो यूएनओ से अगर आपको यूएनओ की सदस्यता हासिल करनी है या किसी भी देश को हासिल करनी है तो वो सुरक्षा परिषद से सिफारिश करती है। किसी भी अस्थायी सदस्य को वीटो ताकत सुरक्षा परिषद के निर्णय को कमजोर बना सकती है, जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि अस्थायी सदस्य का नकारात्मक मत होने के कारण सुरक्षा परिषद किसी भी कुशल कार्यवाही नहीं कर सकती है। अगले स्लाइड की ओर देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है यूएनओ का। इस परिषद की बैठक 2 वर्ष में दो बार इस परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार न्यूयॉर्क और जिनेवा में होती है। इस परिषद में कुल 55 सदस्य हैं। अब जिनेवा में क्यों होती है ये तो अलग बात है, लेकिन यूएनओ का ऑफिस यानी यूएनओ का कार्यालय जिनेवा में ही है। यह परिषद शैक्षणिक मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सांस्कृतिक, आर्थिक व सामाजिक संबंधित प्रश्नों पर विचार विमर्श करती है और सम्मेलन आयोजित करती है। इस परिषद पर अधिक कार्यभार होने के कारण यह विभिन्न आयोग व समिति जैसे जनसंख्या आयोग, मानवाधिकार आयोग, आर्थिक विकास आयोग के द्वारा कार्य उचित ढंग से पूर्ण करती है। अगले स्लाइड में देखते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद के कुछ अस्थायी समितियां कुछ अस्थायी समिति हैं, जैसे तकनीकी सहायक समिति, औद्योगिक विकास समिति, विभिन्न सम्मेलनों के कार्य सूची तैयार करती है और समिति को आदेश देती है। यह परिषद 54 सदस्य सीटों में बांटा गया है, जैसे 10 सदस्य लैटिन अमेरिका और कैरेबिया, 13 यूरोपीय पश्चिम यूरोपीय अन्य देश के लिए और 14 सीट अफ्रीका देशों के लिए रखे गए हैं।
जिसमें 11 सीट एशियाई देशों के लिए भी है और 6 सीट पूर्व यूरोपीय देशों के लिए। तो आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि इस परिषद में 54 सदस्य हैं और इसे रिजर्व किया गया है उसके टेरिटरी के हिसाब से। जैसे 14 सीट एशियाई देशों के लिए, 6 सीट पूर्व यूरोपीयों के लिए, 14 सीट अफ्रीका के लिए। तो इस तरीके से उसे डिवाइड किया गया है, बांट दिया गया है। अगले स्लाइड की ओर देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि इसी अंग के द्वारा, इसी भाग के द्वारा, इसी न्यायालय के द्वारा यूएनओ किसी भी फैसले पर, किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 15 होती है, जो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 साल बाद अवकाश लेते हैं। यानी 15 होते हैं, 5 जो न्यायाधीश प्रत्येक 3 साल के बाद छुट्टी लेते हैं, यानी वो हमेशा कार्य करते हैं किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना सन 1946 में 3 अप्रैल को हुआ। कहाँ? तो नीदरलैंड में। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन कब हुआ? तो 3 अप्रैल 1946 को। कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। किसके अंग के रूप में? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में, मीन्स यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार 3 भागों में बांटा जाता है: ऐच्छिक, सलाहकारीय और अनिवार्य क्षेत्राधिकार। अगले स्लाइड की ओर देखते हैं क्या है। न्यास परिषद और ट्रस्टीशिप काउंसिल। यह परिषद का मुख्य कार्य है यह देखना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो प्रदेश उनके हवाले किए गए उनका आर्थिक, सामाजिक विकास हो रहा है या नहीं। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे कोई राज्य किसी देश को दे दिया गया या उसका अधिग्रहण किया गया, तो उसका आर्थिक और सामाजिक विकास उस क्षेत्र की हो रही है या नहीं हो रही है, ये देखने का काम न्यास परिषद और ट्रस्टीशिप का है। न्यास परिषद 11 राष्ट्र सौंपे गए थे, जैसे टंगानिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि, जो अब यह तो स्वतंत्र है या किसी प्रभुत्व संपन्न राज्य के अंग है। सन 1994 में 1 नवंबर को, यानी 1 नवंबर 1994 को न्यास परिषद को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इसके पास कोई कार्य नहीं बचा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि 1 नवंबर को 1994 से न्यास परिषद को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं बचा था। जितने भी क्षेत्र थे जो किसी दूसरे देश के द्वारा अधिग्रहण किए गए थे, वो अब सुखी संपन्न हो चुके थे। अगला देखते हैं कौन से है। सचिवालय, छठा और आखिरी अंग। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग कहलाता है। सचिवालय का मुख्य अधिकार महासचिव होता है, जो सुरक्षा परिषद के सिफारिश द्वारा महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासचिव 5 सालों के लिए कार्यरत होता है, यानी महासचिव सचिवालय का अध्यक्ष या अधिकार प्राप्त प्रमुख होता है, जो महासचिव कहा जाता है, और वो सचिवालय में ही बैठता है। और वो किसके लिए काम करता है? सुरक्षा परिषद के लिए, क्योंकि उसी के सिफारिश पे वो महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। यानी महासभा नियुक्त करती है सुरक्षा परिषद के सिफारिश से किसे? महासचिव को। किसके लिए? सचिवालय के लिए। कितने सालों के लिए? तो 5 सालों के लिए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। सचिवालय में महासचिव के अतिरिक्त एक बड़ा कर्मचारी वर्ग होता है। महासचिवालय या महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा तथा न्यास परिषद के सभी सम्मेलन में भाग ले सकता है। यानी कौन? महासचिव सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, महासभा तथा न्यास परिषद के सभी सम्मेलन में भाग ले सकता है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। कौन है भाई? तो एंटोनियो गुटेरेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके 6 भाग को देखा। राष्ट्र संघ के ये 6 भाग हम लोगों ने देखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अभी जितने भी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं
उस पूरे एग्जाम में इससे राष्ट्र संघ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन डाला ही जा रहा है। तो प्लीज इसे पूरी तरीके से देख ले, इसे नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लिया, जैसे भी आप पढ़ ले और याद कर ले। सो मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे टॉपिक पे जो एनटीपीसी और बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड होगी। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे कुछ वीडियोस चाहिए, उसको इलैबोरेट करना हो, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।